धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे। क्या करें, दुकान ऐसे ही चल रही है हमारी, इसलिए स्पष्ट तरीके से बोलने में कुछ जाता नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि आज़ाद सहाफत के मैदान में धाकड़ खबर अपनी जरा सी भी भूमिका यानी रोल अदा कर रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके या डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे नंबर जो फ़ोन पे और पेटीएम के हैं उस पर कुछ डोनेट करके पैसा, चंदा, रुपया जो भी आपकी मर्जी वो करके आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अब चलते हैं बुलेटिन की पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के रामपुर से पहली खबर है जो आजम खान और उनके बेटे से जुड़ी हुई आ रही है। रामपुर में जो एमपी एमएलए की कोर्ट है उसमें जो मामला चल रहा है उसमें आजम खान और उनके बेटे को एक राहत मिली है। एक मामले में इनको कोर्ट ने जमानत दे दी है, या यूं कहें एक नहीं 2 मामले में आजम खान को जमानत दी है, उनके बेटे को एक मामले में जमानत दी है। रामपुर की जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने शत्रु संपत्ति, जानते हैं ना शत्रु संपत्ति किसे कहते हैं, जो शत्रुओं की संपत्ति होती है, जैसे बहुत सारे लोगों की संपत्ति आज भी भारत में पड़ी हुई है, वो अब भारत में नहीं रहते हैं। शत्रु संपत्ति को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मिला लेने के मामले में जो अजीम नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खान और उनके बेटे जो सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उस यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें कोर्ट ने इनको जमानत दे दी है। तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा इनके खिलाफ एक मुकदमा 2019 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज हुआ था मिलक थाने में, तो उस मामले में भी इनको जमानत दे दी है। बता दें पिछले काफ़ी समय से ये पूरा परिवार आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा जो है सीतापुर की जेल में बंद है, लेकिन साहब ये नहीं दिखते किसी को। असदुद्दीन ओवैसी सबको दिखाई दे, तुर्की में बैठा रजब तैयब एर्दोगान सबको दिखाई दे। ये हालत यहाँ हमेशा सबकी है। जैसे अकरम खान नहीं दिखेगा, दूसरे बहुत दूर बैठे हुए बहुत लोग इनको दिखाई देंगे। काम करते हुए अपने अगल बगल के लोग इनको हमेशा नहीं दिखते। ये इस समाज की हमेशा से बुराई रही है। सद्दाम हुसैन दिखता था सबसे पहले एक ज़माने में इनको, जैसे आज रजब तैयब एर्दोगान दिख रहा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ताहिर हुसैन को भी जानते होंगे, जिन्हें दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी बनाया गया है और जिन पर आरोप है कि उन्होंने आईबी के, कोई अफसर बताता है कोई कर्मचारी बताता है, आईबी के अंकित शर्मा की हत्या की है। तो उस मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने तो जमानत देने से उनको इनकार कर दिया था। तो भैया जब कोर्ट जमानत निचली नहीं देगा तो क्या करेगा आदमी, हाई कोर्ट जाएगा। तो हाई कोर्ट वो पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 5 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है कि क्या आईबी अंकित शर्मा वाले मामले में इनको जमानत दी जाए या ना दी जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। बता दें आपको, ताहिर हुसैन जो हैं आम आदमी पार्टी के निलंबित यानी कि सस्पेंडेड पार्षद हैं यानी कि काउंसलर हैं, और उनके खिलाफ दिल्ली में दंगा भड़काने और ये आईबी अधिकारी कर्मचारी जो भी था इसकी हत्या का आरोप लगा हुआ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नागरिकों की संपत्ति पर अनिश्चित काल यानी कि कोई बेमियादी समय सीमा तक कब्जा नहीं कर सकती है सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। इसे नोट करके रख लीजिएगा, आपके भी ऐसे बहुत मामले होंगे। 57 साल पुराने एक मामले में बेंगलोर का जो मामला था, बायपन हल्ली से जुड़ा हुआ जो मामला था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इसको नोट करके रखिएगा। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहता है ये माना कि ज़मीन का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता, लेकिन फिर भी ज़मीन का अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का भाव, स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का भाव इंसान के अंदर, एहसास इंसान के अंदर देता है, मनुष्य के अंदर देता है, भारतीय के अंदर देता है। इसलिए उसकी ज़मीन पर सरकारें लंबे अरसे तक यानी कि अनिश्चित काल तौर पर समय तक कब्जा नहीं कर सकती हैं। मामला क्या था समझ लीजिए, भूमि अधिग्रहण हुई और भूमि अधिग्रहण होने के बाद ज़मीन कब्जा ली सरकार ने, ना उसको डेवलप कर रही है, ना उसका मुआवजा दे रही है, ना उसको छोड़ रही है। वो कह रहा जी मैं तो मुआवजा नहीं लेता, मेरी ज़मीन छोड़ो। तो ऐसे मामलों में कोर्ट ने साफ कर दिया कि लंबे समय तक आप भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसी की ज़मीन को कब्जा करके नहीं रख सकते। 57 साल बाद ये फैसला आया। कृष्णमूर्ति हैं, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 3 महीने के अंदर कृष्णमूर्ति के परिवार का जो भी वारिस है कानूनी तौर पे उसको ये ज़मीन दे दी जाए। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हाई कोर्ट कहीं के भी हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो,
तो ये जो आने वाले फैसले हैं वो नज़ीर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा पूरे देश में सीए का जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ दनादन मुकदमे दर्ज किए गए, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। ऐसा ही एक मामला यहाँ पे भी था, 2 एफआईआर दर्ज की गई। जो पीड़ित थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई वो पहुँच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने एफआईआर को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था साहब इन्होंने प्रदर्शन किया, उससे सड़क जाम हो गई और जो है सार्वजनिक व्यवस्था जो है पूरी बिगड़ गई, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने पूछा भाई प्रदर्शन करने का तो अधिकार इनके पास है, इनके प्रदर्शन से कोई शांति भंग तो हो ही नहीं, प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, तो ये एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या बनता है। तो अदालत ने दोनों की दोनों एफआईआर जो 4 जनवरी 2020 को दर्ज की गई थी उनको सिरे से खारिज कर दिया। तो ये बड़ी जीत है इन लोगों की और कोर्ट का ये बड़ा अहम फैसला है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीफ को गोमाता बताना, बार बार गोमाता बताना एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम है रेहाना फातिमा को काफ़ी महंगा साबित हुआ। केरल हाईकोर्ट ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। हुआ क्या है थोड़ा सा वो जान लीजिए। फरवरी 2020 का मामला है और सोशल मीडिया पर एक प्रोग्राम यानी कि एक कार्यक्रम अपलोड किया गया जिसका जो उसमें दिखाया गया कुकरी शो था मतलब वो, और उसमें जो शीर्षक उसका रखा गया वो रखा गया गौ माता उलार्थ, और बार बार उस प्रोग्राम के दौरान बीफ का जिक्र करते हुए गौमाता का जिक्र किया गया। तो उसी को लेकर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई और कहा गया कि रेहाना फातिमा ने बार बार गौमाता का नाम बोलकर जो है धन विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की और ये जानबूझ के इन्होंने किया, अनजाने में इनसे नहीं हुआ। तो उसको कोर्ट ने सुना, समझा और समझने के बाद आदेश जारी कर दिया कि हाँ इन्होंने जानबूझ के किया है, इनकी ये कोशिश है, इसलिए इनके सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया जाए। बता दें रेहाना फातिमा 2018 में उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब वो केरल के सबरीमाला मंदिर में घुसने की कोशिश कर रही थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी हां, आपको याद होंगे बीएसएफ के निलंबित यानी कि सस्पेंडेड जो सिपाही थे, जवान थे तेज बहादुर यादव, वो पहुंच गए थे बनारस। उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने पहले जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया वो खारिज हो गया। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया, वो भी खारिज हो गया। उन्होंने कहा मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने से चुनाव आयोग रोक रहा है, मैं इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दूंगा। हाईकोर्ट में उन्होंने चुनौती दी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सुनवाई खारिज कर दिया। फिर वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सीजीआई ऐसे बोबड़े की बेंच ने यानी कि 3 जजों की जो बेंच थी उसने इस पूरे मामले को सुना। 18 नवंबर को सुनवाई पूरी कर दी और 24 नवंबर को अपना फैसला सुना दिया और कहा कि आपकी पिटीशन को खारिज किया जाता। इस मामले को लेकर कल रात से हमने कई बार तेज बहादुर यादव से बात की। उन्होंने कहा मैं आगरा में हूँ। हमने कहा जूम पे एक बातचीत कर लेते हैं, भैया आपका ये मामला इतना बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच के खारिज हो रहा है। लेकिन रात तो उन्होंने फ़ोन उठाया, सुबह का टाइम दिया और सुबह से वो फ़ोन नहीं उठा रहे, हो सकता है कहीं बिजी रहे हों। हम चाहते थे कि उनसे विस्तृत बात हो जाए और कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाए कि अब उनका अगला एक्शन क्या होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक को जमानत मिलेगी या नहीं, फैसला सुरक्षित रख लिया है हाई कोर्ट ने। बता दें आपको भोपाल से कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद। उन पर आरोप है कि भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हुआ उस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया। उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। उससे बचने के लिए वो जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गए। जबलपुर हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया, पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया। उसके बाद बहस हुई, बहस के बाद फैसले को अब सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन यहाँ पुलिस ने या यूँ कहें सरकार की तरफ से जो बड़ा मामला यहाँ पे रखा गया वो ये, सरकार कह रही है साहब आरिफ मसूद की आदत बन गई है, इनके खिलाफ ऐसे 29 मामले हैं भड़काऊ भाषण देने के। भाई साहब इनके मामलों की तो गिनती रख रहे हो। और जो दूसरे लोग कह रहे कि भाई जा मुसलमान की छोरी से शादी करके ला, 2.5 लाख रुपए का इनाम देंगे हर एक को, वो कौन सा जिहाद चल रहा है उसके बारे में भी तो कभी बोलने की हिम्मत करके दिखा दो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जब जिम, रेस्टोरेंट, सैलून, मार्केट, मॉल और इसके अलावा मेट्रो को खोला जा सकता है तो स्पा को क्यों नहीं खोला जा सकता, ये मांग लेते हुए स्पा से जुड़े हुए जो लोग थे जो आजकल बेरोजगार हैं, उनकी दुकानें बंद हैं और वहाँ पे कोई अपना जो है स्पा के लिए नहीं जा रहा है, वो लोग दिल्ली हाईकोर्ट की सदर में पहुँच गए। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने दिल्ली सरकार से यही पूछ लिया कि भैया अब एक काम करो, यहाँ जाओ, मेट्रो तुमने खोल दी, मार्केट तुमने खोल दिया, जिम तुमने खोल दिया, सैलून तुमने खोल दिया, सब किससे खोल दी है, तो स्पा से क्या दिक्कत है और स्पा से ऐसा कौन सा कोरोना फैल रहा है, बाकायदे हलफनामा देके यहाँ बताओ। अब हम इस मामले में 4 दिसंबर को सुनवाई करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में दिल्ली सरकार अब अपना क्या जवाब दाखिल करती है या जाके पिछले दरवाजे से कह देती है माई बाप कोई बात नहीं इनको भी खोलने दो।
पढ़ई हमारी जो है महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उन्होंने एक इस्पा पे छापे मार दिया था और वहाँ कह दिया था कि साहब यहाँ तो देह व्यापार चल रहा है, वैश्यावृत्ति चल रही है, हैं? क्या पता इसी वजह से पेंडिंग डाले रखे हों। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। थानों में लगाए जाएंगे कैमरे, इस पर फैसला जल्द सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है। दिल्ली के थानों में तो आपने देखा होगा कैमरे वैमरे लगे हैं, लेकिन कैमरों का सुपरविजन कौन करता है और कहाँ तक वो कैमरे लगे कुछ पता तो इसका है नहीं। थानेदार के कमरे में तो कैमरा लगा नहीं होता, जहाँ मुंशिया बैठा होता है जो लिखता रहता है। कभी कभी मैं जब अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में था तो मैं किसी मुंशी से कह देता, यार तू इतना लिखता रहता है रात दिन, अगर स्कूल टाइम में तूने लिख लिया होता तो कहीं अफसर ना बन जाता। यहाँ बैठ के लिखता ही रहता, तेरी लिखाई नहीं खत्म होती। पुलिस वालों का एक स्टाइल आपको बताऊँ, सारे दिन बिजी रहते हैं लेकिन शाम को पूछो भाई करा क्या, तो पता नहीं चल पाएगा कि किया गया, तो सारा दिन बिजी रहने वाला है। मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट देश भर के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश जारी कर सकता है और जल्द ही यह आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कंगना रणावत को तो जानते होंगे, उनकी बहन रंगोली चंदेल को भी जानते होंगे। दोनों के खिलाफ बांद्रा की अदालत ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अदालत के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई है तो अदालत की ओर से ही करवाई गई है, सीधी सी बात। इसके अलावा अंधेरी कोर्ट ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह, राजद्रोह, दो संप्रदायों के अंदर जो है नफरत फैलाने, तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जिसके बाद जो बॉम्बे पुलिस है उन्होंने इनको कई बार, वैसे बॉम्बे नहीं कहा जा सकता, मुंबई पुलिस है, बॉम्बे तो हाई कोर्ट है, कई बार नोटिस जारी कर दिया, भैया आओ जवाब दाखिल करो। कभी ये कहती है मेरे भैया की शादी है, कभी कहती हैं ठंड है, कभी कहती हैं कुछ, लेकिन ये वहाँ पेश नहीं हो रही है। इनकी तरफ से इनका एक वकील पेश हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों बहनों को बड़ी राहत दे दी, अग्रिम जमानत दे दी उनको, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल दे दी और कहा कि 8 जनवरी तक गिरफ्तार मत करना भैया इनको। तो अब इसके बाद इनका भी बयान सामने आ गया दोनों बहनों का कि जी ठीक है, हम भी 8 जनवरी को पहुँच जाएंगे मुंबई और मुंबई पुलिस के सामने अपना पक्ष रखेंगे। देखेंगे 8 जनवरी को होता क्या है। लेकिन अदालत के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद भी जो ये पेश नहीं हो रही हैं, उससे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि कितना कानून का सम्मान करती हैं। ट्विटर पे तो किसी को कुछ भी बोलेंगे, अबे उद्धव ठाकरे तू जानता नहीं है मुझे, ये भाषा कंगना रणावत की, और Y+ सिक्योरिटी में घूम रही, किसके दम पे सोचिएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिलहाल नहीं तोड़ी जाएंगी दिल्ली में रेलवे किनारे बसी हुई 48,000 झुग्गी बस्तियां। जी हां, 48,000 झुग्गियों को तोड़ने का अभी कोई इरादा नहीं है। ये बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि यही नहीं, केंद्र सरकार कह रही है इनके खिलाफ अभी कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगे। अब ये मामला बता दें आपको तब प्रकाश में आया था जब 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे 48 किलोमीटर के हिस्से में करीब 48,000 जो झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं, अवैध हैं, वो उनको ढा दिया जाए। जिसके बाद सियासत गर्म आई और कांग्रेस के नेता अजय माकन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने एक पुनर्विचार यानी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी और कहा कि बस्ती वालों का पक्ष नहीं सुना गया है, एक तरफा आदेश हो गया, इसलिए इसको सुना जाए। तो कोर्ट उस मामले को सुन रहा है, उसी में जवाब तलब किया तो ये पहुंच गए कि अरे जी अभी ना तोड़ रहे हम, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे। पता है ना, चुनाव था बिहार में, उसके बाद है बंगाल में, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बसे हुए हैं कि इनका इफेक्ट वहाँ जाके पड़ेगा। तो हर चीज़ चुनाव के मद्देनज़र देखते हैं। हालांकि इसमें दिल्ली सरकार पे भी सवाल खड़ा हुआ था कि वो कहाँ सोई हुई थी, उसने इनका पक्ष क्यों नहीं रखा था। लेकिन अब 4 हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई होगी, देखना दिलचस्प होगा कि उस वक्त निकल के क्या आता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।